हेलो एवरीवन एंड आई एम बैक विद द फाइनल लेक्चर ऑफ व्हाई डू वी फॉल इल। ठीक है, व्हाई डू वी फॉल इल। हो ये गायब कैसे हो गया, इसको हमें लाना पड़ेगा बच्चों इसको टिल द टाइम वी कंप्लीट द चैप्टर। सो वी आर स्टिल ऑन चैप्टर 13, व्हाई डू वी फॉल इल। ठीक है, ये हमारा अभी भी ये हमारा चैप्टर है और यहाँ पे आज का अपना जो टॉपिक था, वैसे तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया था, बट इट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। अब आज हम देखेंगे कि हम कोई भी बीमारी को प्रिवेंट कैसे करें। तो देखो, अगर कोई बीमारी हमें हो जाती है, हमने ट्रीटमेंट पढ़ा लास्ट क्लास में, तो अगर कोई बीमारी हमें हो जाता है तो ट्रीटमेंट हम कराते हैं। लेकिन कोई भी बीमारी हो जाना और उसका ट्रीटमेंट कराना, इस दौरान और फाइनली ठीक होने के दौरान देखो बहुत चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि नंबर 1, सम ऑफ द ऑर्गन्स और functioning of that part is badly affected and may not be corrected completely। या तो ये होएगा, ठीक है, कि बॉडी ऑर्गन्स जो इन्फेक्ट हुआ था उसके फंक्शनिंग पे असर आएगा, और या फिर इतना बुरा असर आ जाएगा कि हो सकता है वो कभी भी कंप्लीटली करेक्ट हो ही ना। या तो ये हो सकता है, या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि मतलब देखो, हम देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट का मतलब नुकसान क्या क्या है। या तो हमारी बॉडी जो है वो पूरा तरीके से, मतलब मैं कहना जो चाह रही हूँ कि पूरी तरीके से बॉडी फंक्शनिंग, बॉडी का पार्ट इन्फेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उससे क्या क्या नुकसान है मतलब इन्फेक्शन की वजह से। तो तीसरा है द पर्सन में बी बेड रिडन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब इससे क्या नुकसान है, इससे देखो अगर वर्किंग लोग हैं तो कितनी छुट्टियां लेनी पड़ जाती हैं, सैलरी कट और बॉडी के इंटरनली जो एक वीकनेस वगैरह आना करना, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। और तीसरा है द पर्सन बिकम्स सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो जो पर्सन है वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन भी होता है। तो मतलब खुद को तो हो ही रखा है, दूसरों को भी स्प्रेड करेगा। तो आप खुद देखो बच्चों, यहाँ जो भी मैंने लिखे हैं इन पॉइंट्स को अगर आप नोट करो तो आप देखो कि बॉडी जो है उसका फंक्शनिंग अफेक्टेड है, और हो सकता है कुछ टाइम तक ना सही हो, या फिर काफ़ी लंबे ऐसा हो कि हो ही ना सही। या फिर पर्सन अगर बेड रिडन हो जाता है, अब उनसे क्या कितने नुकसान हो जाते हैं, वो ना ऑफिस जा पा रहा है, ना ढंग से खुद का ख्याल रख पा रहा है, कितनी वीकनेस अंदर से आ जाती है, मतलब कितना नुकसान है ओवरऑल। एंड थर्ड इज़ कि द पर्सन बिकम सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि जिसको हो रखा है उससे फिर दूसरे लोगों को फैलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो फैला रहा है बेसिकली वो, इतने सारे नुकसान हैं। तो इससे क्या बेटर है बच्चों, इससे बेटर ये है कि वो बीमार पड़े ही ना, और बीमार ना पड़ना है तो फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन फॉलो करो, यानी कि ऐसी चीज़ें करो जिससे हम बीमार पड़े ही ना। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए
प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाएंगे। प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे हम लोग। क्या है प्रिवेंटिव मेजर्स? अब देखो, प्रिवेंटिव मेजर्स जो होगा वो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द डिजीज कॉज्ड। ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे। इसमें देखो, सबसे पहला एंड कॉमन जो होगा वो है हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट या फूड। ठीक है, तो पहले तो खाना पीना हेल्दी रखना है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो डिजीज़ फाइट करता है वो है इम्यून सिस्टम, राइट। इम्यून सिस्टम मैंने आपको अपनी इस चैप्टर के दौरान के एक लेक्चर में समझाया भी था कि हमारी इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, और वो सेल्स जो हैं वो उनको डिजीज़ेज़ फाइट करते हैं। और मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था कि जैसे लैंड आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, इनका सबका काम एक है कि दुश्मन से लड़ना, लेकिन दुश्मन से लड़ने के लिए ये क्या करते हैं, तरीके अलग अलग अपना अपना अपनाएंगे, सेम तरीका कोई यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, तो वो मैंने आपको सिखाया था। फाइन। अब यहाँ पर भी इम्यून सेल्स जो हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं। कोई भी पैथोजन या माइक्रोब आया तो उनको फटाफट से किल करके ठीक कर देते हैं, लेकिन वो तभी काम करेंगे ना जब आपको खाना पीना आप उनको अच्छे से दोगे। जैसे कि हमारे जो आर्मी के लोग हैं वो भी तभी ढंग से काम करेंगे ना जब वो हेल्दी रहेंगे खुद, एंड आर्म्स एंड आर्मामेंट्स जो भी उनको रिक्वायर्ड है वो उनको प्रॉपर्ली मिलता रहे, तभी काम करेंगे वो। तो उसी तरीके से हमारे इम्यून सेल्स का भी वही है कि वो तभी ढंग से काम करेंगे जब उनको आर्म्स और आर्मामेंट्स ढंग से मिलेंगे, यानी इनके आर्म्स और आर्मामेंट्स हैं हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड। तो पहला तो है कि खाना ढंग से खाओ। एक बार जैसे न्यूट्रिशन भरपूर रहेगा ना और इम्यून सेल्स को ताकत अच्छे से मिलेगी ना, तो फिर वो आधे डिजीज़ेस को तो यूं ही मार गिराएंगे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने पैंडेमिक के दौरान भी सुना होगा एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स खूब घूम रहे थे। सुना था आप लोगों ने? सुना ही होगा अब तक तो। एसिम्प्टोमेटिक यानी ये वो लोग होते हैं जिनको मतलब वो वायरस बॉडी में है या बैक्टीरिया बॉडी में है, लेकिन सिम्टम उभर के नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? तो इनके इम्यून सिस्टम ही इतना अच्छा है कि उन इम्यून सिस्टम ने उस वायरस या बैक्टीरिया को उभर के बीमारी कॉज करने दिया ही नहीं। अंडरस्टूड? तो टोटली इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है कि हमारे को बीमारी होगी या नहीं होगी। अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत हेल्दी है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अगर इम्यून सिस्टम गड़बड़ है तो दिक्कत आएगा। सो हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट फूड फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। पहला तो यही हो जाएगा कि अपना इम्यून सिस्टम पहले तो ठीक रखो। ठीक है, इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा, सब ठीक है, मतलब बॉडी एटलीस्ट आपका काफ़ी हद तक सेफ रहेगा। और ये देखते थे पैंडेमिक जब हुआ था तो डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब करते थे उसमें विटामिन सी लो, विटामिन सी लो ऐसे करके खूब चला था, और विटामिन सी के टैबलेट्स खूब देते थे डॉक्टर्स। क्यों देते थे? क्योंकि विटामिन सी बूस्टन्स आर इम्यून सेल्स। ठीक है, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। उसके अलावा अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स अब हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम उठाते हैं देखो डायरेक्ट वाले में तो खैर कांटेक्ट वाला आ जाएगा। यहाँ हम लेते हैं फूड या वाटर बॉर्न के लिए। ठीक है, तो फूड और वाटर बॉर्न डिजीजेस के लिए क्या प्रिवेंशन हम ले सकते हैं? तो फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स ये हो सकता है वॉश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रॉपरली। बहुत अच्छे से वॉश करो क्योंकि कंटेमिनेशन वहीं से चालू होता है। वॉश करने के बाद कुक्ड फूड प्रॉपर लेना चाहिए,
कुक्ड फूड शुड बी टेकन, बहुत अच्छे से मतलब तरीके से पूरा पका हुआ खाना, कच्चा रहेगा तो माइक्रोब्स अलाइव रह जाते हैं। तो इंडियन खाने में यही तो फ़ायदा होता है कि अच्छे से पका के खाते हैं ना, तो माइक्रोब्स आधे किल हो जाते हैं। ठीक है, और वाटर इसी में ऐड कर रही हूँ मैं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर शुड बी कंज्यूम्ड, यानी अच्छा साफ पानी लेना चाहिए। ठीक है, साफ पानी लेना चाहिए। अब इसके लिए देखो कम्युनिटी हेल्थ आ जाता है। अब जैसे कि कई घरों में आरओ लगे रहते हैं, आरओ अगर ना हो तो वाटर बॉईल करके भी लिया जाना चाहिए। तो ये तरीके हैं ताकि आप कम से कम फूड या वाटर बॉर्न डिजीजेस से जो बीमारियां फैलती हैं वो एटलीस्ट ना फैले। खाना को कभी ओपन नहीं रखना चाहिए, नेवर कीप द फूड आइटम्स ओपन, खुला मत रखो, हमेशा ढक के रखो, क्योंकि जो हाउस फ्लाई, जो अमीबायासिस होता है, वो हाउस फ्लाई इज़ द कैरियर फॉर दैट थिंग ना। तो वो अमीबा, जो एंटामीबा करके एक ऑर्गेनिज्म है बच्चों, जो अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है, वो सब हाउस फ्लाई के थ्रू आते हैं। तो हाउस फ्लाई फिर कहीं गंदी जगह से बैठ के आते हैं, फिर वो अपने खाने पे बैठ जाते हैं, फिर वो अपने खाने से हमारे अंदर जाता है, तो फिर वो बीमारियां कॉज होती हैं। तो फूड एंड वाटर बॉर्न के लिए हम ये तरीके अपना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के लिए, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। सो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, मतलब हम प्रिवेंशन अपना टॉपिक है, तो मैं वेक्टर बॉर्न डिजीजेस से प्रिवेंशन का बता रही हूँ। तो इसके लिए देखो मेन वेक्टर है हमारा मॉस्किटो, है ना। तो मॉस्किटो के हिसाब से नेवर लेट वाटर टू गेट स्टैग्नेटेड। ठीक है, पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि पानी इकट्ठा होगा तो मॉस्किटो ब्रीडिंग की प्लेस उनको मिल जाता है। सो नेवर लेट द वाटर टू गेट स्टैग्नेटेड एट अ प्लेस। ठीक है, पानी इकट्ठा मत होने दो, और स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स रेगुलरली, मतलब फॉगिंग जो बोलते हैं, गवर्नमेंट फॉगिंग करवाती है ना, तो इंसेक्टिसाइड की फॉगिंग करवा दे तो मॉस्किटो ब्रीडिंग वैसे ही थोड़ा रुक जाता है ना। यूज़ मॉस्किटो नेट्स लगाएं, या फिर रेपेलेंट्स यूज़ करें, जो मॉस्किटो रेपेलेंट्स आते हैं, जैसे ऑल आउट वगैरह, या जो कॉइल वॉइल जो जलाते हैं, तो मॉस्किटो रेपेलेंट्स या ऐसे कॉइल वॉइल ये सब जला लो, है ना। तो ये हो गया। तो यूज़ मॉस्किटो नेट्स एंड रेपेलेंट्स, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करो, नेवर लेट वाटर टू गेट स्टैग्नेटेड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पानी कभी जमने नहीं देना चाहिए। देखते हो बारिश के बाद ही मच्छर क्यों होते हैं? बारिश के बाद ही इसलिए होते हैं क्योंकि बारिश के पानी में वो ग्रो करते हैं, एंड देन देयर मॉस्किटो लार्वा स्प्रेड्स आफ्टर दैट, तो इसलिए। ठीक है, तो नेवर लेट द वाटर, बस यही है मेन। तो वाटर बॉर्न डिजीजेस, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के लिए ये जो प्रिवेंशन है। इसके अलावा जनरल प्रिवेंशन में देखो, एक जनरल प्रिवेंशन होगा, तो एक तो है पर्सनल हाइजीन, सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो गड़बड़ है मामला भाई। देन पब्लिक हाइजीन भी ध्यान देना है, जो कम्युनिटी हेल्थ मैंने पढ़ाया था, तो गार्बेज वार्बेज इकट्ठे नहीं होने देना है ना। पब्लिक हाइजीन में यही आ जाता है ना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन सराउंडिंग, गार्बेज वगैरह इकट्ठा ना हो, ये थोड़ा जनरल प्रिवेंशन में आ जाता है। ठीक है, और एक और चीज़, जैसे इसमें मैंने आपको बताया, अब जैसे मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ेस जो होती हैं, जैसे जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेस होती हैं,
उस वेक्टर बॉर्न डिजीजेज में बच्चों ये है कि मॉस्किटो से रिलेटेड है, राइट। तो अब यहाँ पर आप लिखोगे ड्रिंक, ईट क्लीन फूड एंड प्रॉपरली वॉश्ड फूड, कुक्ड फूड, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तो थोड़ा सा बैठेगा नहीं ना, क्योंकि जैसे फैला है तो तरीका भी उसी के अकॉर्डिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। सो दैट इज़ वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जनरल प्रिवेंशन में ये आ ही गया अपना पर्सनल हाइजीन, पब्लिक हाइजीन, ओके। और स्टेरिलाइजेशन तो आजकल बहुत ज़रूरी है। स्टेरिलाइजेशन ऑफ आर्टिकल्स, मतलब मैं आर्टिकल्स लिख रही हूँ, मैं बस कहना ये चाह रही हूँ कि इन्फेक्टेड पार्ट्स जो भी मतलब चीज़ें यूज़ कर रहे हो सबको बार बार रेगुलर बेसिस पे स्टेरिलाइज करते रहो, ठीक है। वेयरिंग मास्क्स फॉर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वगैरह से बचना है तो मास्क लगा के चला करो, ये तो आजकल हो ही गया है, बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इस तरह के बच्चों ये कुछ मेजर्स हैं जिससे कि आम इंसान जो है वो बचा जा सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखते हैं कि अगर मैंने कहा कि इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करना चाहिए, ठीक है। मतलब ये तो हो गए मतलब जनरल प्रिवेंशन का तरीका है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो तरीका आजकल चला है प्रिवेंशन का वो है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। एक ही बात है दोनों वैसे तो, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, बस आपको मैं समझा रही हूँ कि वैक्सीन्स होते क्या हैं। आपकी बुक में स्मॉल पॉक्स का उन्होंने वो दिया है कि एक बार जो स्मॉल पॉक्स है वो बहुत बुरी तरीके से फैला था, ठीक है, और एपिडेमिक था स्मॉल पॉक्स, जो कि एक एपिडेमिक था। एपिडेमिक समझते हो, एक जगह पे कोई एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत डेंजरस फैला, जैसे पैंडेमिक है, पैंडेमिक इट स्प्रेड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो जब पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहा है तो इट इज़ पैंडेमिक। लेकिन अगर एक ही जगह पे स्प्रेडेड है तो ये वो है, क्या बोलते हैं, एपिडेमिक है, ठीक है, ओके। तो एपिडेमिक है, तो स्मॉल पॉक्स जो एक एपिडेमिक है वो फैला हुआ था। तो इसमें ये था कि थोड़ा अजीब सा था, मतलब ये एपिडेमिक था और बहुत लोगों को इससे घात हुआ, बहुत लोगों की डेथ भी हुई, सब हुआ। लेकिन बहुत ही अनयूजुअल सा कॉन्सेप्ट ये आया था कि हुआ ये था कि मतलब 100 साल पहले की ये बात है कि कुछ लोग जो थे ना, मतलब 110 साल पहले की बात है कि फैला था, बुरे तरीके से फैला था। अब तो खैर नहीं है स्मॉल पॉक्स, बट तब फैला था और बहुत बुरे उससे। बट कुछ लोग थे जिनको कोई डर था ही नहीं इस वाले स्मॉल पॉक्स से। अब क्या डर नहीं, क्यों डर नहीं था उनको, तो बाद में पता चला कि उनको एक्चुअली पहले हो चुका था, अंडरस्टूड। तो सिंस उनको ऑलरेडी हो चुका था तो फिर दोबारा उनको हुआ ही नहीं, तो वो क्या कर रहे थे, जो स्मॉल पॉक्स हो रखा था जिनको, उनकी केयरिंग नर्सिंग उसमें वो लोग करते थे। तो सरप्राइजिंग तो था कि ऐसे कैसे है, पॉसिबल है दैट इनको कुछ ऐसा हुआ ही नहीं या होता ही नहीं है। तो फिर आए एक हमारे साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर, ठीक है, और इन्होंने क्या करा, जो स्मॉल पॉक्स से सफ़र्ड जो थे उनको, उनका जो स्किन रस्ट लिया, स्मॉल पॉक्स वाले लोगों का स्किन रस्ट लिया और इसको डाल दिया हेल्दी पर्सन पे। तो इनको स्मॉल पॉक्स का ही एक छोटा वर्जन था, मतलब थोड़ा कम इफेक्टिव वर्जन था, वो था काउ पॉक्स। तो स्किन रस्ट ऑफ स्मॉल पॉक्स जब डाला
तो इधर इनको हुआ काउपॉक्स, ठीक है। अब काउपॉक्स जिनको हुआ तो इन्होंने ये देखा कि वो तो इन्होंने क्या किया, काउपॉक्स डेलिबरेटली मतलब लोगों में इंड्यूस करने की कोशिश करी, और मतलब कुल मिला के उन्होंने ये देखा कि वो लोग जिनको स्मॉल पॉक्स पहले हो चुका था, स्पेशली मिल्क मेड जो लेडीज़ होती थी ना, जो मिल्क वो पहुंचाने का काम करती थी, उनको जैसे स्मॉल पॉक्स हो रखा था तो उनको काउपॉक्स हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये माइल्ड वर्जन था स्मॉल पॉक्स का, तो उनको तो हुआ ही नहीं। तो ही वॉज मतलब था, दिमाग में आ तो चुका था कि जिनको हो चुका होता है उनमें ये बीमारी नहीं होती है। कॉन्सेप्ट वो समझ गए, और फिर काउ जो है वो लैटिन में वैक्का ऐसे कुछ लैटिन में बोला जाता है, और काउ पॉक्स को वैक्सीनिया बोला जाता है। तो फिर नाम इससे जो वैक्सीन बनी उसका नाम फिर पड़ गया वैक्सीन, ठीक है। तो है क्या कॉन्सेप्ट, अब मैं आपको ध्यान से समझा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, वैक्सीन इज बेसिकली इट्स अ वे ऑफ fooling our immune system, हमारे इम्यून सिस्टम को फूल बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। इन द सेंस, जैसे देखो हमारा यहाँ पे था कि जिनको स्मॉल पॉक्स हो गया उनको काउ पॉक्स नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि स्मॉल पॉक्स वायरस जो था उसके बॉडी में जाने से बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन गए। एंटीबॉडीज़ जानते हो ना, ये वो सेल्स होते हैं जो इम्यून सेल्स होते हैं जो फॉरेन पार्टिकल को, इस तरह के वायरस बैक्टीरिया, इनको किल करते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना, एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, हर वायरस का एंटीबॉडी अपना होगा। जैसे कि अभी जैसे पैंडेमिक चल रहा है, तो जो अपना SARS-CoV, ये जो कोविड का वायरस है, इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ है ना वो सिर्फ इसी के लिए काम में आएंगे। अब इसके अलावा जो दूसरी बीमारियां हैं जो दूसरे वायरसेस से होती हैं, तो यही एंटीबॉडीज़ काम में नहीं आएंगे। अंडरस्टूड? तो एंटीबॉडीज़ हर बीमारी का यूँ समझो एक अपना होता है, अलग होता है, ठीक है। तो अलग अलग एंटीबॉडीज़ है, तो यानी कि जितनी बीमारी उतनी हमारी बॉडी में समझ लो कि एंटीबॉडीज़ मेनली होनी चाहिए। एक बात बता रही हूँ, ठीक है। तो अब स्मॉल पॉक्स जिनको हो गया, दोबारा काउ पॉक्स हुआ नहीं, यानी उसकी एंटीबॉडी बॉडी में है। तो एडवर्ड जेनर को आइडिया आया कि क्यों ना हम, जैसे इसने वो काउ पॉक्स का माइल्डर वर्जन, ये काउ पॉक्स वाज माइल्डर वर्जन ना, माइल्डर फॉर्म था, तो ये जानबूझ के माइल्डर फॉर्म लोगों में डाला, तो देखा तो उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था, राइट। तो इन्होंने मतलब यही देखा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी बीमारी के वायरस का अगर हम हल्का वाला माइल्डर फॉर्म या उनको किल करके बॉडी में डाल दें, तो फिर हमारी बॉडी ये नहीं देखती है कि माइक्रोब किस फॉर्म में, मतलब कैसा है, ज़्यादा माइल्ड है या वो है। वो देखता है कि अच्छा ये आया, इसके अगेंस्ट अब मुझे एंटीबॉडी बनानी है। तो बॉडी एंटीबॉडी जब बनाता है, तो जब हम बीमार पड़ते हैं, जब एक्चुअल ये वायरस हमें इन्फेक्ट करता है एक्चुअल, तो बॉडी एंटीबॉडी बनाने में बच्चों टाइम लेता है। इसीलिए जितने दिन ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है, उतने दिन तक हम बीमार पड़े रहते हैं। लेकिन जब एंटीबॉडी बन जाता है तब हम ठीक भी हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो अब क्या करा जाता है कि वैक्सीन वो फॉर्म है जहाँ पे किल्ड या वीकन्ड पैथोजन जानबूझ के बॉडी में डाला जाता है। जैसे इन्होंने ये डाला था तो इनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, तो उसी तरीके से वैक्सीन के केस में क्या होता है, वैक्सीन हैज़ किल्ड और weakened pathogens which is given in our body। तो weakened pathogens हमारी बॉडी में डाला जाता है जिससे कि बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ बना ले और हम बीमार भी ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी किल्ड है या वीकेंड है। तो बॉडी को ये नहीं समझ आता है किल्ड है वीकेंड है, बॉडी तो देख रहा है भाई फॉरेन पार्टिकल आया मारो इसको, और एंटीबॉडी बना लेता है।
स्पेसिफिकली इनके अगेंस्ट जो भी आपने माइक्रोब डाला है उसके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडी बन गया, तभी चिकन पॉक्स का वैक्सीन ले रखा है अगर आपने, तो आपको चिकन पॉक्स नहीं होगा। टाइफॉइड का वैक्सीन ले रखा है, टाइफॉइड कभी नहीं होगा। जो भी वैक्सीन्स मतलब ले रखे हैं हम लोग, इम्यूनाइजेशन, तभी तो गवर्नमेंट इतना बड़ा सारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाती है कि ये सब बीमारियां हटा दे। अब पहले जैसा कहाँ, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स पहले जैसे नहीं है। इन सब के क्योंकि वैक्सीन बन चुकी है और ये हमारी बॉडी में डाल दिए जाते हैं और इनकी ऑलरेडी एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बन जाती है, तो हमारे को दोबारा ये बीमारियां नहीं होती हैं। और जिनको होती हैं उनमें भी एंटीबॉडी फिर वो नेचुरली बनी, मतलब यहाँ पर हम उन्हीं पैथोजन को, पैथोजन जानते हो ना, जो बीमारियां कॉज करते हैं, माइक्रोब्स, इन्फेक्शियस एजेंट्स, तो इन्फेक्शियस एजेंट यहाँ हमने डेलिबरेटली किल करके या वीक करके ली है बॉडी में वैक्सीन के रूप में, और वैसे नेचुरली आ जाती है, तब हम बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि तब तो फुल फॉर्म में वो आए हैं। बट बॉडी एक बार बना लेती है तो मेमोरी सेल्स बन के बॉडी में बैठ जाते हैं, दोबारा कभी भी ये पैथोजन जब जाते हैं ना बॉडी में तो फिर वो इन्फेक्ट करने नहीं देते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी है वो उसको मार गिराते हैं। ये है वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट, अंडरस्टूड। और अभी जो कोविड वैक्सीन भी ली है तो क्या किया है, वही किल्ड वायरस जो है या वीकेंड वायरस बॉडी में डाल दी गई है। हालांकि तरीके अभी डिफरेंट हैं और इसकी डिटेल में जाना भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है, बट एज ऑफ नाउ तो आप यही समझो, ठीक है। और हमारी बॉडी में डाल दी गई। बस ये है कि ये मेमोरी सेल बहुत लंबा टिकना, इस पे डाउट है अभी, बट कुछ दिन के लिए तो हम सर्वाइव, कुछ सालों के लिए तो कर ही सकते हैं इससे। तो ये वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट है। और आजकल देखो कितनी सारी वैक्सीन्स बन चुकी हैं। देयर इज़ DPT वैक्सीन, डिप्थीरिया, ये सब बीमारियां होती कहाँ हैं आजकल, वुपिंग कफ जो बोलते हैं जिसको पर्टूसिस कहते हैं, एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। सो डिप्थीरिया, पर्टूसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस, इसकी वैक्सीन लग चुकी है। कोविड का वैक्सीन आ चुका है, चिकन पॉक्स, मीजल्स, पोलियो, क्या क्या बोलूँ मैं, मेजॉरिटी यही है। टाइफॉइड, उसकी वैक्सीन आ चुकी है। तो इन सब बीमारियों की वैक्सीन जो है वो आ चुका है। और जैसे ही बच्चे आजकल बॉर्न होते हैं, पहला काम उनके शुरू के ही 2 सालों में वो सारी वैक्सीन्स लगा दी जाती हैं जो बेसिक वैक्सीन्स होती हैं, ताकि उनको दोबारा वो कभी बीमारी ना हो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें होती हैं। तो वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ओवरऑल हेल्थ। ये भी प्रिवेंशन में ही आ गया, क्योंकि ये लगा लेते हैं तो वी आर सेफ फ्रॉम एटलीस्ट दोज डिजीज़ेस जिनकी वैक्सीन हमने ले ली है। कुछ डिजीज़ेस ऐसे हैं जिनका वैक्सीन आना इम्पॉसिबल है, नहीं बैठ पाता है, तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते। कोशिश, देखो रिसर्च सब चल रहा है। अब जैसे एड्स है, एड्स का मैंने आपको बताया कि कितनी कोशिश कर ली हमने हद मार के ऐसा ड्रग्स बस बना पाए हैं अभी तक जिससे कि एज प्रोलॉन्ग हो जाए, बट ठीक है। तो लेकिन अभी तक हम वैक्सीन नहीं बना पाए हैं। एक और है हेपेटाइटिस वगैरह, ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक बीमारी है लिवर का। हेपेटाइटिस A है, B है, अलग अलग हेपेटाइटिस हैं जिन वायरस से कॉज होता है, और वो जॉन्डिस कॉज करते हैं, पानी वानी से भी हो जाता है ना। तो ये वायरसेस के अगेंस्ट वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। तो लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं होता है ना। आजकल तो बहुत सारी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, बस ये है कि ले लें तो ठीक है। और इंडिया में देखो बहुत सारी बीमारियां अब ऐसी हैं जिनको वैक्सीन की मदद से बिल्कुल हटा दिया गया है, जैसे कि पोलियो हो गया, ऑलमोस्ट गायब ही है, ठीक है। मीजल्स हो गए, चिकन पॉक्स आजकल कुछ एक को तो देखा है हो जाता है, बट देयर आर मेनी डिजीज़ेस जो अब एग्जिस्ट, बहुत कम ना के बराबर ही करते हैं। ये सब पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशन टेक्निक जो अवेलेबल है ना। और ओवरऑल बच्चों इस चैप्टर में हमने यही मेन सीखा है कि क्या है जो हमें बीमार करते हैं और उनकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, प्रिवेंशन, ये सब सीख लिया आपने। तो चैप्टर कोई बहुत टफ नहीं है, आप ध्यान से लेक्चर्स देखिए, ध्यान से पढ़िए, तो आसानी से ये चैप्टर डील हो जाएगा आपके इसमें, ठीक है। सो आई थिंक वी आर डन विद द चैप्टर। दिस वाज योर फाइनल लेक्चर।
तो द चैप्टर इज़ डन। अब मैं आपके नेक्स्ट उसमें लेके आऊँगी वेरियस जो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस होते हैं उनको लेके आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस होंगे वो लेके आएंगे और उनको हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए टीम कंपटीशन के साथ ऑन कंपटीशन नीव। टेक केयर चिल्ड्रन, गुड बाय।